26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम रात। सीएसटी स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। ताज होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे। लियोपार्ड कैफे में हंसी मजाक चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शहर युद्ध के मैदान में बदलने वाला है। लेकिन सच यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी चेतावनी सालों पहले मिल चुकी थी। रॉ की रिपोर्ट आई थी, आईबी का अलर्ट आया था, यहां तक कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी इंडिया को वार्निंग दी थी कि समुद्र के रास्ते मुंबई पर हमला हो सकता है। फिर भी 10 आतंकी आराम से समुद्र पार करके मुंबई पहुंच गए। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने उन्हें देखा नहीं। और जब सीएसटी स्टेशन पर पहली गोली चली तब भारत को समझ आया कि वह वार्निंग जो सालों पहले दी गई थी बिल्कुल सच थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि 26/11 का हमला कैसे हुआ। असली सवाल यह है, जब हमें पहले से पता था तो इसे रोका क्यों नहीं गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। साल 2006 भारत की खुफिया दुनिया में एक रिपोर्ट तैयार होती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक एनालिस्ट ने अपनी फाइल में लिख दिया था कि पाकिस्तान से कुछ लोग समुद्र के रास्ते मुंबई की तरफ निकल सकते हैं। यह सिर्फ अंदाजा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। ठंडी खुफिया जानकारी सोची समझी दर्ज की हुई। उस फाइल में साफ लिखा था कि कराची के पोर्ट के पास लेटी लश्कर ए तैयबा के कुछ एलिमेंट्स समुद्री रास्ते की स्टडी कर रहे हैं। उनके पास नक्शे हैं, उनके पास पैसा है और उनके पास नीयत है। यह रिपोर्ट चेन ऑफ कमांड से गुजरी, डेस्क से टेबल तक, टेबल से शेल्फ तक, शेल्फ से कहीं नहीं। 2007 आया। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को भी एक अलग स्रोत से चेतावनी मिली। यह स्रोत मुंबई के ही एक पोर्ट एरिया के करीब था। उसने बताया कि कुछ संदिग्ध फिशिंग बोट्स रत्नागिरी और अलीबाग के पास देखी गई हैं। इनके मार्किंग्स स्थानीय नहीं थे, इनके पैटर्न स्थानीय नहीं थे, कोई स्थानीय मछुआरा। इतनी रात गए, इतनी तेजी से बिना लाइट्स के क्यों जाएगा? महाराष्ट्र पुलिस को सूचित किया गया, कोस्टल सिक्योरिटी को अलर्ट भेजा गया। और फिर ऐसा कुछ हुआ जो इस देश की नौकरशाही की सबसे बड़ी खामी है। वह अलर्ट एक फाइल बन गई, फाइल एक रजिस्टर बन गई, रजिस्टर एक अलमारी में बंद हो गया। क्योंकि कोई स्पेसिफिक तारीख नहीं थी, कोई स्पेसिफिक जहाज का नाम नहीं था, कोई कंफर्मेड चेहरा नहीं था। और जब तक सब कुछ कंफर्मेड नहीं होता हम कार्रवाई नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब आते हैं 2008 की शुरुआत में। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन महीनों में एक पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली मुंबई की अकेली गलियों में घूम रहा था। वह टूरिस्ट था दिखने में, असल में वह एक ह्यूमन जीपीएस था, एलईटी का। वह ताज होटल के दरवाजे नाप रहा था, वह सीएसटी स्टेशन के कैमरों का एंगल देख रहा था, वह नरीमन हाउस को बार बार देख रहा था। और हमारी खुफिया एजेंसियां वे एक अलग ही दिशा में देख रही थीं। यहां एक सच्ची बात समझना जरूरी है। रॉ और आईबी दोनों सक्षम एजेंसियां हैं, इनके अंदर बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार थी, एक नौकरशाही संस्थागत दीवार जो इंटेलिजेंस शेयरिंग को रोकती थी। रॉ बाहरी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, आईबी आंतरिक। दोनों अपनी अपनी फाइलों में काम करते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं, एक दूसरे की फाइल नहीं देखते। और इस टर्फ वॉर में वह चेतावनी जो रोक सकती थी 166 लोगों की मौत कहीं बीच में खो गई। सितंबर 2008 आया, एक और सूरत बदली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी भारत को एक टिप दी। उनका स्रोत अलग था। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते मुंबई पर एक बड़ा हमला योजना में है। यह टिप भी मिली, यह टिप भी प्रक्रिया में गई। और फिर एक बैठक हुई हाई लेवल कॉरपोरेट रूम, चाय और बिस्कुट के साथ, जिसमें कहा गया कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। नजर रखना और कार्रवाई लेना, यह दो अलग चीजें हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस वक्त सिर्फ एक फैसला लिया जाता, सिर्फ एक, मुंबई के कोस्टल एरिया में नेवी की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती, फिशिंग बोट्स का रजिस्ट्रेशन सख्त कर दिया जाता, समुद्र में रात को बिना पहचान के कोई बोट नहीं घुस सकती, यह नियम लागू कर दिया जाता, तो क्या होता? वह 10 आतंकवादी जो MV कुबेर नाम की एक फिशिंग बोट के जरिए मुंबई पहुंचे थे, क्या पहुंच पाते? MV कुबेर, यह नाम याद रखिए, एक छोटा सा फिशिंग वेसल। वह 23 नवंबर 2008 को कराची से एक भारतीय फिशिंग बोट के क्रू को
किडनैप करके निकल पड़े। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखकर गाइड की तरह इस्तेमाल किया गया। जब मुंबई की कोस्टलाइन नजर आई, उन्हें मार दिया गया और वह 10 लोगों ने इन्फ्लेटेबल डिंगीज में मुंबई की जमीन छुई। रात के अंधेरों में बिना किसी रोक टोक के, कोई नहीं रोका, कोई नहीं देखा, क्योंकि कोस्टल सर्विलांस का वह सिस्टम जो होना चाहिए था, 2006 की चेतावनी के बाद, 2007 की साइटिंग के बाद, 2008 की CIA टिप के बाद वह था ही नहीं। अजमल कसाब, जो बाद में पकड़ा गया, उसने अपने बयान में बताया कि जब वह मुंबई के किनारे पर उतरा तो उसे डर था कि कोई पकड़ लेगा, कोई कोस्ट गार्ड बोट आएगी, कोई सर्चलाइट आएगी, लेकिन कुछ नहीं आया। वह आराम से उतरा, वह आराम से हाथ धोया और फिर वह आराम से मुंबई की सड़कों पर चल दिया, AK-47 लिए हुए। यह आराम, यह भयानक आराम, यही इस देश की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी उस रात। और जब पहली गोली CST स्टेशन पर चली, तब भारत को पता चला कि वह चेतावनी जो सालों पहले दी गई थी, सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची थी। CST स्टेशन पर पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर एक ऐसी आवाज आई जो मुंबई ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऑटोमेटिक गनफायर जो रुकती ही नहीं थी। लोग भागे, लोग गिरे, लोग चीखते रहे और वह 2 फिगर कसाब और अब्बू इस्माइल प्लेटफॉर्म पर ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कोई रोकने वाला नहीं आएगा। उन्हें पता था उनका रास्ता साफ है। यह कॉन्फिडेंस, यह भयंकर कॉन्फिडेंस कहां से आया था? प्लानिंग से, रिहर्सल से और सबसे ज्यादा इस सर्टेनिटी से कि इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी एक कागज पर तो है, हकीकत में नहीं। उस रात 10 आतंकवादियों ने एक साथ 12 जगह अटैक किए। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियोपाल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल। यह एक रैंडम रैम्पेज नहीं था, यह एक सर्जिकल प्लान्ड रिहर्स्ड ऑपरेशन था, जिसका ब्लूप्रिंट महीनों पहले हेडली ने तैयार किया था, जिसकी प्रैक्टिस पाकिस्तान के मंगला रिजर्वॉयर पर पानी में की गई थी, जिसका कम्युनिकेशन पूरी रात कराची से एक कंट्रोल रूम से होती रही। जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो और हम 60 घंटे तक लड़ते रहे। 60 घंटे, 166 लोग, 300 से ज्यादा जख्मी और एक शहर जो अपनी ही आंखों के सामने टूटा जला और फिर खड़ा हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या यह रोका जा सकता था? 2006 की रॉ वार्निंग के बाद अगर कोस्टल सिक्योरिटी एक्ट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाता, जो उस वक्त सिर्फ कागज पर था, तो MV कुबेर जैसे किसी भी अनरजिस्टर्ड या सस्पिशियस वेसल को इंडियन वाटर्स में दाखिल होने से पहले रोका जा सकता था। इंडिया की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर उस वक्त सिर्फ 34 रेडार स्टेशंस थे। उनमें से काफी काम नहीं कर रहे थे, काफी के पास ट्रेन्ड पर्सनल नहीं थे। एक रेडार स्टेशन जो मुंबई के पास था, वह उस रात टेक्निकली ऑपरेशनल था, लेकिन उसने कोई अलर्ट नहीं दिया, क्योंकि जो बोट आई वह एक लोकल फिशिंग बोट की तरह दिखी और कोई यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह बोट कहां से आई, कौन चला रहा है और क्या वह रजिस्टर्ड है। एक सवाल, एक चेक और शायद 166 जिंदगियां। IB के रिकॉर्ड्स जो बाद में RTI और पार्लियामेंट्री कमेटीज के जरिए थोड़ा बहुत सामने आए, ये बताते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस को अगस्त 2008 में एक स्पेसिफिक अलर्ट दिया गया था। इसमें क्लियरली मेंशन था कि सी रूट से मुंबई पर अटैक हो सकता है। महाराष्ट्र के DGP ऑफिस ने इसे फॉरवर्ड किया, कोस्टल पुलिस को बता दिया गया, लेकिन फॉलो अप जीरो। कोई मॉक ड्रिल नहीं, कोई इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग नहीं, कोई इंटर एजेंसी मीटिंग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां इन्फॉर्म कर दिया का मतलब काम हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, एक्शन नहीं होता। और यह सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं थी, यह एक सिस्टमैटिक फेलियर थी। रॉ ने वार्निंग दी, IB तक पूरी तरह नहीं पहुंची। IB ने वार्निंग दी, स्टेट पुलिस तक पूरी तरह नहीं पहुंची। स्टेट पुलिस ने वार्निंग ली, कोस्टल सिक्योरिटी तक पूरी तरह नहीं पहुंची। और कोस्टल सिक्योरिटी, वह तो इतनी अंडरफंडेड, अंडरस्टाफ्ड और अंडर ट्रेन्ड थी कि वह चाहती भी तो क्या कर लेती। यह एक चेन थी जिसमें हर कड़ी टूटी हुई थी। अब एक और सच, डेविड हेडली, वह शख्स जो मुंबई को नापने आया था, वह पहले भी अमेरिकन एजेंसीज के रडार पर था। DEA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वह एक इन्फॉर्मेंट रह चुका था। इसका मतलब यह था कि अमेरिकन एजेंसीज को पता था कि यह आदमी कोई सादा टूरिस्ट नहीं है। फिर भी जब वह इंडिया में था, बार बार कोई रेड फ्लैग नहीं लगा,
कोई वॉच लिस्ट नहीं, कोई अलर्ट नहीं। हेडली 2009 में अमेरिका में अरेस्ट हुआ अटैक के 1 साल बाद। तब जाकर दुनिया को पता चला कि वह मुंबई का ब्लूप्रिंट कितने केयरफुली बनाता रहा था। ताज होटल की कितनी मंजिलें हैं, नरीमन हाउस की खिड़कियां कहां हैं, सीएसटी का इमरजेंसी एग्जिट कहां है, यह सब एक इंसान ने अपनी आंखों से नापा था, हमारे शहर में घूमते हुए, और हम देख नहीं पाए। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान था जिसने सब कुछ सही किया। तुकाराम ओंबले, मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल। उसके पास गन थी, उसके पास ट्रेनिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसके पास हिम्मत थी। वह कसाब की गोली खा गया अपने सीने पर, ताकि कसाब का हाथ पकड़ सके, ताकि वह भाग न सके, ताकि दुनिया को एक जिंदा गवाह मिले। तुकाराम ओंबले की वजह से कसाब पकड़ा गया। तुकाराम ओंबले की वजह से पाकिस्तान का झूठ कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। एक अकेले इंसान की वजह से जो अपना फर्ज निभाने एक कदम आगे बढ़ा, पूरी कहानी बदल गई। और ये बात हमें यह भी बताती है कि फेलियर एक सिस्टम की थी, इंसानों की नहीं। वह लोग जो मैदान में थे, एनएसजी के कमांडोज, पुलिस के ऑफिसर्स, आम नागरिक जो दूसरों को बचा रहे थे, उन्होंने अपना सब कुछ दिया। फेलियर ऊपर थी डिसीजन मेकिंग में, प्रायोरिटी सेटिंग में, उस सोच में जो कहती है होगा कुछ नहीं। यह तो बस इंटेलिजेंस नॉइज है। अटैक के बाद इंडिया ने बहुत कुछ किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, कोस्टल सिक्योरिटी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, मल्टी एजेंसी सेंटर को ज्यादा पावर्स मिले, इंटेलिजेंस शेयरिंग का नया प्रोटोकॉल आया। यह सब जरूरी था, यह सब होना चाहिए था, लेकिन यह सब 2006 में भी हो सकता था, 2007 में भी। पहली गोली चलने से पहले भी 166 लोगों को जाने की जरूरत नहीं थी, ताकि हम सीख सकें। आज भी जब मुंबई की उस रात की तस्वीरें देखते हैं, ताज का जलता गुंबद, सीएसटी की खून से रंगी जमीन, नरीमन हाउस की खिड़कियों से निकलता धुआं, तो एक सवाल दिल में घूमता है। वह सवाल जो कोई कमीशन नहीं पूछता, कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, कोई नेता नहीं बोलता। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक ऐसी चेतावनी थी जिसे हमने पहले ही सुन लिया था, लेकिन समझा बहुत देर से। आप क्या सोचते हैं, क्या यह हमला रोका जा सकता था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर ऐसी सच्ची और गहराई वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।